नमस्कार, मैं मानस मिश्रा वाली न्यूज नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कांग्रेस के काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा योगी आदित्यनाथ ने खोल दिया है। उत्तर प्रदेश से खुला एक कच्चा चिट्ठा पूरे देश में अब बवंडर मचा रहा है। आपको दिखाने जा रहे हैं यहाँ पर योगी आदित्यनाथ के एक एक्शन ने, जहाँ मुस्लिम वक्फ बोर्ड के नाम से जो संपत्तियाँ थी वो अवैध संपत्तियां कैसे मुस्लिमों को दी गई और कैसे हिंदुस्तान में एक तरफ कहा जाता था हिंदुस्तान है, 1947 में देश को बांट करके पाकिस्तान दे दिया गया और वो मुस्लिमों के हवाले कर दिया गया। और आज फिर से वो साजिश रची जा रही थी कांग्रेस के द्वारा। वो तो मोदी सरकार आ गई, ये कच्चा चिट्ठा खुल गया। आपके सामने दिखाने जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ ने जो फैसला लिया है। आज इसे हम 56 इंच का फैसला कहेंगे और आप सभी भी पूरी वीडियो देखिएगा, खेल समझ में आ जाएगा। मुस्लिम वक्फ बोर्ड, एक ऐसा नाम शायद आपने सुना होगा कि कोई ऐसे छोटे मोटे मुस्लिम वक्फ बोर्ड है, लेकिन इनकी संपत्तियां आज देश में तीसरे नंबर पर हैं। पहले नंबर पर भारतीय सेना, दूसरे नंबर पर रेलवे, तीसरे नंबर पर ये प्रॉपर्टियां को सांप की तरह वो मारे हुए तरह से बैठे हुए हैं। अब आपको हम दिखाने जा रहे हैं इस वीडियो में, जहां आपके होश उड़ जाएंगे कैसे रातों रात सरकार जाने वाली थी कांग्रेस की 2014 में, उनको पता चला और साफ तौर पे सर्वे दिखाए गए, रातों रात फ़ोन गए। जो प्रॉपर्टियां कनॉट प्लेस की थी वो प्रॉपर्टियों को रातें रात वक्फ बोर्ड के नाम कर दिया गया। ये हम सबूतों के साथ लेकर आए। हर बार आप कहते होंगे हम लोग नेहरू, कांग्रेस, गांधी, अरे जो काले कारनामे इन लोगों ने किए हैं अगले 70 सालों तक भी हम इसे नहीं मिटा पाएंगे, क्योंकि इनके काले कारनामे ऐसे ही हैं। लिए चलते हैं खबर की तरफ। क्या है पूरी की पूरी खबर, अनुरोध करेंगे कमेंट बॉक्स में वीडियो देखकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। और योगी आदित्यनाथ ने जो ये कठमुल्लों के जहाँ भी ठोकी कील, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जो ठोकी कील आखिरकार कैसा लगा। शुरुआत करते हैं, सिर्फ एक ही लाइन बोलूँगा फिर विश्वेश की किताब पढ़ूँगा। वक्फ बोर्ड की अगर आज भी कानून 1995 में बना था, आज भी अगर वो चाहे जिस प्रॉपर्टी पर हाथ रख दे वो प्रॉपर्टी उसकी हो जाएगी। आप कोर्ट नहीं जा सकते। मान लीजिए आपका घर है, आप उस घर में रह रहे हो, ये मजाक नहीं, ये फैक्ट है। आपका घर है, आप उस घर में रह रहे हो, पुश्तैनी ज़मीन है, आपके दादा बाबा और उसके परदादा कोई भी आप खाता पोता चलाया हो, लेकिन वह बोर्ड कहते हैं कि ये ज़मीन हमारी है, तो आप कोर्ट नहीं जा सकते हो। आप कोर्ट जाओगे, कोर्ट आपको भगा देगा, कहेगा आप मुस्लिम वक्फ बोर्ड के पास जाइए। अब मुस्लिम वक्फ बोर्ड पर आप जाओगे, अगर वो चाहे तो ही वो कर सकते हैं, नहीं तो अगर वो कह दिए कि नहीं देंगे तो नहीं देंगे। किसी के माई की औकात नहीं है, किसी के बाप की औकात नहीं है कोर्ट या कोई भी जो आपकी प्रॉपर्टी, आपके खुद के घर को आप छुड़ा ले। ये सच है। विश्वास की तरफ बढ़ूंगा, आंकड़े देखिएगा, आंकड़े होश उड़ाने वाले हैं। विश्वास क्या लगता है आपको? देखिए मानस जी, वक्फ बोर्ड वक्फ नाम जो था वो हमारे संविधान में है ही। इसको ज़बरदस्ती जोड़ा गया, कांग्रेस के द्वारा जोड़ा गया, और इसी के नाम पर कांग्रेस ने हमारे देश को ठीक ठाक लूटा, अपना बंदोबस्त किया, पैसों का, ज़मीनों का बंदोबस्त किया। और आज के समय में अगर हम वक्फ की संपत्ति देखें तो 8,54,509 संपत्ति है। आप सोचिए, तीसरे नंबर पर। ये आंकड़े बता रहे हैं देश में 18 लाख एकड़, आपने एकड़ नहीं जोड़ा था, 18 लाख एकड़ भारतीय सेना है, लगभग 14 लाख एकड़ हमारी रेलवे की ज़मीन है, 8,54,000 एकड़ वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। ये आंकड़े हैं और हम कहते हैं हम हिंदुस्तान में रहते हैं। विशेष देखिए, 8 लाख से ज़्यादा एकड़ में संपत्ति इनकी फैली है, लेकिन अगर सही मायने में इनकी संपत्तियों का ब्यौरा देखा तो 8,54,509 अलग अलग संपत्तियां इनकी पूरे देश भर में दर्ज हैं। तो ये आंकड़े हैं। इसके साथ ही यूपी में वक्फ के संपत्तियों पर अभी हाल ही में अवैध कब्जे का जो खुलासा हुआ था, उसमें पता चला था कि अलीगढ़ में सिर्फ अकेले एक वक्फ बोर्ड के पास
4138 संपत्तियां हैं। आप सोचिए कि कैसे वक्फ बोर्ड के नाम पर सिर्फ यूपी में ही नहीं पूरे देश में संपत्ति को हड़पा गया। एक सबसे बड़ा भूमाफिया अगर कहा जाए तो यहाँ पर वक्फ बोर्ड, जिसको कांग्रेस ने श्रेय देकर भूमाफिया बना दिया। मैं इसी पाना चाहता क्योंकि हम सच्चाई जानना चाहिए कि सच्चाई क्या है, थोड़ा सच्चाई बताइए, फैक्ट क्या है, कांग्रेस के काला कारनामा क्या किया? यहाँ पे ये एक चीज़ समझने वाली बात है, कांग्रेस की इंदिरा गांधी ने वक्फ बोर्ड को पैमाइश दी, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को। वक्फ बोर्ड 1947 के बाद आया। उसके बाद 1986 में वक्फ बोर्ड को ये एक रूल बना दिया गया कि जितने भी बंजर ज़मीन है, जर्रा ज़मीन है, वहाँ पर पहले कुछ भी हो, कोई भी हो, इससे मतलब नहीं है। अगर वहाँ पर वक्फ बोर्ड उस समय होगा तो वो ज़मीन वक्फ बोर्ड की होगी। वक्फ बोर्ड उस पर कब्रिस्तान या अपने मस्जिद मदरसा कुछ भी बना सकता है। अब इसके बाद अगर ध्यान दिया जाए तो फिर आते हैं राजीव गांधी। देखिए आप लाइन टू लाइन गांधी परिवार ने कैसे इस देश के साथ खेल किया। इस देश के हिंदू, सिख, जैन, ईसाई, इन सभी के साथ खेल किया एक मुस्लिम वर्ग को छोड़कर। इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी आते हैं और राजीव गांधी जैसे ही इस देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री बनते हैं, उसके तुरंत बाद वो क्या करते हैं, 1947 के बाद जितने पाकिस्तानियों ने भारत में ज़मीन छोड़ी थी उन सभी ज़मीनों को वक्फ बोर्ड के हवाले कर देते हैं। अब आप देखिए अमनतुल्ला खान को देख लीजिए आप, दिल्ली के अमनतुल्ला खान अभी जेल गए हैं। अमनतुल्ला खान वक्फ बोर्ड के एक अध्यक्ष थे वहाँ दिल्ली वक्फ बोर्ड के। अब आप सोचिए अमनतुल्ला खान जेल क्यों गए हैं? अमनतुल्ला खान के लाल डायरी में वक्फ बोर्ड के नाम पर इन्होंने इतनी संपत्तियाँ ली हैं, इतनी संपत्तियाँ हड़पी हैं जिसका हिसाब नहीं है। दिल्ली में जैसे ही 2014 में सरकार बनने वाली थी भारतीय जनता पार्टी की, उससे ठीक पहले कांग्रेस मात्र एक गुप्त नोट के जरिए जितनी भी दिल्ली में सिर्फ कनॉट प्लेस नहीं, दिल्ली में कई ऐसी हाई प्रोफाइल एरिया थी कनॉट प्लेस जैसी, जिसकी कई जमीनें वक्फ बोर्ड के नाम कर दिया गया। आप देखिए, और उस पर कोई 2014 में ही मार्च 5 मार्च आप सोचिए, मई में 26 मई को इन्होंने वो किया था, उससे पहले 5 मार्च यानी कि उस समय चुनाव आचार संहिता लग चुकी हो। और उस टाइम में एक गुप्त नोट के जरिए एक गुप्त नोट जारी किया गया। उस नोट के जरिए मैं आपको ये भी दिखाता हूँ उस नोट में क्या लिखा था। ये खुद टाइम्स नाउ की रिपोर्ट थी। मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि उस गुप्त नोट में क्या लिखा गया था। शहरी विकास मंत्रालय के सचिव को संबोधित में कहा गया है कि भूमि एवं विकास कार्यालय यानी कि LNDO और दिल्ली विकास प्राधिकरण के नियंत्रण में दिल्ली में 123 संपत्तियों की अधिसूचना रद्द करने से औपचारिक ब्यौरा जारी होने तक मंत्रालय को सूचित किया जाए। टाइम्स नाउ के अनुसार दिल्ली वक्फ बोर्ड ने 27 फरवरी 2014 को भारत सरकार को एक पूरक नोट लिखा था, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी में 123 प्रमुख संपत्तियों पर अपना दावा ठोका था। और उसी दावे के आधार पर चौंकाने वाली बात यह थी कि प्रस्ताव मिलने के एक सप्ताह के भीतर बिना किसी प्रक्रिया का पालन किए ही यूपीए कैबिनेट ने गुप्त नोट जारी किया। समाचार चैनल ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक नोटिस को भी पता लगाया, जिसमें कहा गया कि केंद्र सरकार निम्नलिखित शर्तों के अधीन LNDO और DDA के नियंत्रण में उल्लिखित इन वक्फ संपत्तियों से नियंत्रण वापस ले रही है। आप सोचिए कि सरकार जैसे ही पलटने वाली थी, कांग्रेस ने खेला करते हुए सीधे कह दिया कि केंद्र सरकार का कोई हक ही नहीं है अब उन संपत्तियों पे। अब वो संपत्तियों पे हक है तो वो वक्फ बोर्ड का है। अब आप देखिए कि कैसे कांग्रेस सरकार को पहले ही पता चल चुका था कि वो हारने वाली है, और हारने से पहले जितना ज़्यादा बर्बाद कर पाए देश को, उन्होंने वो हर एक कानून निकाला, चाहे वो वक्फ कानून हो, चाहे वो वर्शिप एक्ट हो। इन्होंने वो सारे कानून निकाले जिससे हिंदुओं को तबाह किया जाए, हिंदुओं को दबाया जाए और देश में इस्लामिक राज को बढ़ावा दिया जाए। इसमें एक चीज़ सबसे बड़ी आपने 2-3 पॉइंट उन्होंने कहा, मैं आपको थोड़ा क्लैरिफाई करना चाहूँगा। पहले बात, राजीव गांधी ने 1986 में जो कारनामा किया, वो कारनामा ये था कि जो भी मुसलमान छोड़ करके हिंदुस्तान से पाकिस्तान गए थे, उनकी जो ज़मीनें थी, बंजर दूसर ज़मीनें थी, उस ज़मीनों को किसको वो दे दिया? वक्फ बोर्ड को। अब समझिए 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ, हमारे गांधी बापूजी ने जो किया काम वो बहुत अच्छा था। एक तरफ मुसलमानों को देश दिया, मुस्लिम राष्ट्र घोषित करा दिया। हिंदुस्तान को क्या किया? हिंदुस्तान को सेकुलर बना दिया। उसके बाद सेकुलरिज्म बना दिया और कहा ठीक है मुसलमान चले जाएं। उसके बाद उनकी
उन्हीं के नाम की औलाद इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि गांधी इन लोगों का सरनेम नहीं है, उन्हीं गांधी से इनका गांधी नाम आया था। उन्हीं की औलादें आई, उन्होंने कहा जितने पाकिस्तानी छोड़कर गए हैं भले वो यहाँ से छोड़कर गए हैं, यानी कि उस समय जो आबादी रही होगी, जितना एरिया पाकिस्तान का था उतना एरिया हिंदुस्तान में क्योंकि वो छोड़ के गए थे, उस सब एरिया को वक्फ बोर्ड को दे दिया गया, यानी उन मुसलमानों को दे दिया गया। और उनको सीधे तौर पर कहा गया इस पर ना सुप्रीम कोर्ट की चलेगी, ना कोर्ट की चलेगी, ना जी किसकी चलेगी, किसी की औकात नहीं है, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कोई भी किसी की औकात नहीं है कि इसको टच कर सके। आज अगर वक्फ बोर्ड अगर चाहे तो किसी भी जमीन को, आज भी कानून है, 1995 में कानून आया था, कांग्रेस ही लेकर आई थी क्योंकि कांग्रेस को पता था उनकी सत्ता जाने वाली है, वो पूरी तरह से उनके हटने वाली है, इसलिए उन लोगों ने वो करने की जो नहीं जानते। जिन्होंने जिक्र किया एक बात का, और वर्शिप एक्ट, क्या जरूरत थी 1991 में वर्शिप एक्ट लाने की? क्योंकि एक तरफ खेल तो हुआ था राम मंदिर पर भी, ताला नहीं तुड़वाया गया था, वो सिर्फ हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाने के लिए काम किया गया था। असल में खेल तो चल रहा था वर्शिप एक्ट का, क्योंकि जिन्हें पता था कि ताला तो खुलवा दिया, लेकिन जिसके अधीन में जो ज़मीन होगी वो उसी के अधीन में वो उसका टाइटल वो कुछ नहीं चेंज किया सकता। नहीं, जितने मंदिर हैं, भले मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाए गए हैं, वो बदलाव नहीं किए जा सकते। ये सारा खेल कांग्रेस का ही था। अब कांग्रेस के इस खेल के बारे में आप खुद बताइए कि आखिरकार यहाँ जो कुछ मैं कह रहा हूँ, एक सबसे बड़ी कहानी है तमिलनाडु की है। तमिलनाडु की कहानी है। तमिलनाडु की कहानी आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। अभी वक्फ बोर्ड ने एक गांव पर दावा ठोका है, चेरुपुल्लम गांव है, चेरुपुल्लम गांव पर दावा ठोका है। ये सच्ची खबर है, आप इसलिए थोड़ा समझिएगा। महाराज जी, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँ, ये खबर तब प्रकाशित हुई, ये खबर प्रकाशित नहीं होती, ये खबर तब प्रकाशित हुई जब वहाँ का एक व्यक्ति, गांव का एक व्यक्ति, हिंदू बहुल्य गांव है वो, और उस हिंदू बहुल्य गांव में एक हिंदू व्यक्ति अपनी ज़मीन बेचता है। तो जब ज़मीन बेचने का ये मामला बढ़ता है, तो इस मामले पर जब मीडिया वाले पहुँचते हैं वहाँ तहसील के पास, तो पता चलता है कि उसी की ज़मीन नहीं, पूरे गांव की ज़मीन वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोक दिया है उस पर। और उसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस्लाम को आए हुए 1400 साल हुए, 1400 साल, और उस गांव में एक मंदिर है जो 1500 साल पुराना है, उस मंदिर पर भी वक्फ बोर्ड ने अपना कब्जा ठोक दिया है। क्या कहें इस पर आप सभी से चाहेंगे प्रतिक्रिया आप दीजिए। 1400 साल पहले पैदा हुआ और 1500 साल पहले अपने बाप को कहता है कि तुम मेरे बेटे हो। थोड़ा सा उलझाने वाला मैंने बोला है, पर फिर से बोलता हूँ, बुरा लगे तो बुरा लगे। 1400 साल पहले पैदा हुआ, 1500 साल पैदा हुए अपने बाप से कहता है तुम मेरे बेटे हो। ये थोड़ा रीजनिंग का सवाल है, इस सवाल को हल करिएगा आप। मेरे ख्याल से कोई भी IITian, कोई IIM, किसी भी एग्जाम में अगर बैठा होगा आपने और टॉपर भी होगे, तो मेरे ख्याल से इस सवाल का, इस रिलेशन का आप अर्थ सवाल को सॉल्व नहीं कर पाओगे। खेल तो समझिए, 1500 साल पहले का मंदिर, इस्लाम और हिंदुत्व, फिर उसी बात पे आ जाते हैं। लेकिन इन सबके बीच में आपको बता दें, जिगरे वाला तो एक ही बंदा है, वो योगी आदित्यनाथ है। चुन चुन करके हिसाब होगा, और होगा, सबका हिसाब होगा, चाहे कांग्रेस हो। अब आप कहते हैं, आज मैं इस मंच से कह रहा हूँ, आप कहते हैं अब मैं कांग्रेस का सपोर्ट क्यों नहीं करता हूँ। किस बात के लिए कांग्रेस का सपोर्ट करूँ? किस बात के लिए? कठमुल्लों के लिए कांग्रेस का सपोर्ट करूं जो हमारी संस्कृति कल्चर को बर्बाद करेंगे। फिल्मों के बॉलीवुड के जरिए पूरे देश का कल्चर को ख़त्म किया, संस्कृति ख़त्म किया। उसके बाद मुसलमानों का हिजाब को लेकर के ये हर जगह चलते रहते हैं, और जब भी होता है तो कहते हैं इस हमारे देश की इस प्रॉपर्टी पर, नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं उन पे मुसलमानों का सबसे पहला हक है। यहाँ पे वक्फ बोर्ड का एक और खेल मैं आपको बता दूँ। वक्फ बोर्ड, देखिए वक्फ बोर्ड कैसे ज़मीनों पर कब्जा कर उसको एक बड़ा हथियार धर्मांतरण को लेकर बना लेता है। ये लोग क्या करते हैं, वक्फ बोर्ड के जितने भी लोग हैं, भारत में वो आदिवासी इलाके ढूंढते हैं जहाँ के लोग गरीब हैं, जहाँ के लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। वहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, देखिए सरकार ने 1995 में PV नरसिम्हा राव ने इनको इतनी छूट दे दी थी, इसमें संशोधित करके इस कानून में, कि इनको छुट्टा सांड बना दिया गया। उसमें इन पर यहाँ तक छूट दे दिया गया था कि ये किसी की ज़मीन, जैसा कि आपने हमारे दर्शकों को पहले बताया कि आप कोर्ट नहीं जा सकते हो, अगर इनके ज़मीन पर
वो वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक दिया तो ये कोर्ट नहीं जा सकते। आपकी ज़मीन हो तो आपकी ज़मीन पे मान लीजिए हम यहाँ खड़े हैं और आज के वक्फ बोर्ड के हमारे बाबा परदादा दादा कुछ भी हो, क्योंकि 1500 साल पहले तो कितनी पुश्तें चली जाएंगी, कम से कम 17-18 पुश्तें चली जाएंगी। जाहिर सी बात तो आप नहीं दावा ठोक सकते। नहीं दावा ठोक सकते। तो अब ये लोग क्या करते हैं, ये लोग आदिवासी क्षेत्र में जाते हैं, वहाँ के ज़मीनों पर, वहाँ के गरीब जनता की ज़मीनों पर अपना दावा ठोकते हैं। दावा ठोकने के बाद जब वहाँ के आदिवासी जनता को पता चलता है कि कोर्ट से कुछ नहीं कर पाएंगे तो ये फिर क्या करेंगे, ये वक्फ बोर्ड की जी हुजूरी करने लगते हैं। उसके बाद वक्फ बोर्ड का सीधा कहना होता है कि आपको अपनी ज़मीन बचानी है तो आप मुस्लिम परिवर्तन हो जाइए और आप अपनी ज़मीन बचा लीजिए। आपके पास एकमात्र तरीका बस ये है कि आप अगर मुस्लिम हो तो आपका हक वक्फ बोर्ड की इस ज़मीन पर पड़ता है, वरना ज़मीन आप ही की क्यों ना हो, आपका हक नहीं है, वक्फ बोर्ड का हक है इस ज़मीन पर। साडा हक किथे रख, किसका? मुसलमानों का। अरे कांग्रेस के कारनामे क्या गिनाते रहिए, जोड़ते रहिए, करते रहिए और वक्त गुजर जाएगा, सदियां गुजर जाएंगी, आप नहीं कर सकते हो। किसी भी हिंदू मंदिर के लिए, किसी भी हिंदुत्व के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। 1947 में बापूजी ने, पूज्य बापूजी ने 75 करोड़ रुपए भी दिए, देश भी बांट डाला। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि वो मुसलमान देश हो जाएगा, यहाँ सेकुलरिज्म हो गया। उसके बाद गांधी परिवार आया, गांधी परिवार ने कहा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना दिया आके इंदिरा गांधी ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना के कहा कि तुम्हारा कानून अलग है, तुम्हारा धर्म अलग है, तुम सिर्फ टैक्स के पैसों का खाओगे, आराम से जो हिंदू हैं वो टैक्स देंगे, उनके पैसों से आप खाओगे, आराम करोगे, ऐसा आराम करोगे। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद आपके ऊपर कोई कुछ नहीं कर सकता। आप ट्रिपल तलाक कराइए, आप जो मन करे वो कराइए, कोर्ट में कोई जाएगा तो कुछ नहीं होगा। आप संविधान को मत मानिए, आप मुस्लिम पर्सनल लॉ को, बोर्ड को मानिए। उसके बाद क्या होता है, उनके बेटे आते हैं, उनके लगता है अरे वाह अब तो कुछ अभी भी कुछ कमी रह गई है। उन्हें कहते हैं वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड बना करके उन्होंने कहा एक काम करो, जितनी प्रॉपर्टी जितने मुसलमान छोड़ के गए थे उन प्रॉपर्टियों पे सब पे वक्फ बोर्ड का हक बन जाएगा और कोर्ट भी नहीं जा सकते। इसमें एक और बड़ा खेला है, इसमें बहुत बड़ा हाथ हमारे चाचा नेहरू का भी है। चाचा नेहरू को हम लोग भूल गए, इसमें बहुत बड़ा हाथ है। चाचा ने कांड तो किया, बहुत बड़ा कांड किया। चच्चा ने पूरा भारत बेच खाया। आप देखते रहिए, सही मायने में देखा जाए तो विभाजन के बाद से ही भारत का इस्लामीकरण शुरू हो गया। ठीक, भारत का इस्लामीकरण कैसे शुरू हुआ? जब भारत में नेहरू और लियाकत के बीच जो डील साइन हुई भारत और पाकिस्तान के, तो उसमें लियाकत ने सीधे सीधे ये कहा था कि हमारे पाकिस्तान में से जो भी हिंदू वहाँ आ रहे हैं उसकी ज़मीन पर सरकार का हक होगा, उसकी ज़मीन पर और किसी का हक नहीं होगा। लेकिन वहीं यहाँ पर उल्टा पलट में चाचा नेहरू कहते हैं कि पाकिस्तान गए हुए जितने भी हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, उनकी संपत्तियों को सरकार हाथ भी नहीं लगाएगी, उनकी संपत्ति वैसे की वैसी ही रहेगी और वो वक्फ बोर्ड के हवाले रहेगी। अब आप सोचिए कि इस देश का इस्लामीकरण किस तरीके से किया गया। इस देश में कैसे हमारे वर्शिप एक्ट हम पे लाद कर, वक्फ कानून लाद कर, हम पे ऐसे ऐसे कानून लाद दिए गए कि हिंदू धर्म के, हिंदू ही नहीं, इस इस्लाम को छोड़कर इस देश में अन्य कोई धर्म को तवज्जो नहीं दिया गया। इसमें एक चीज़ यहाँ पे लग रहा होगा, और अभी बहुत सारे लोग यहाँ पे कहेंगे हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं और बीजेपी हिंदू मुसलमान करती है। अरे सच्चाई बाहर आएगी जब खुदाई होगी और मस्जिद में मंदिर निकलेगा तो बात तो होगी ही। अब हम अपने दर्शकों को कहना चाहेंगे कि जिनको ऐसा लगता है कि हम हिंदू मुसलमान करते हैं, वो हमें कृपया करके एक ऐसा नोट कमेंट बॉक्स में, एक ऐसा लिंक दे दें जिससे ये पता चले कि कोई हिंदू संगठन या कोई सिख संगठन या कोई ऐसा कोई कमेटी है जो देश के इतनी सारी ज़मीनों पर हक जमा दे और फिर आप कोर्ट जाके उसमें लड़ भी नहीं सकते हो। ऐसा कौन सा रूल है? वक्फ, ऐसा वक्फ क्या है? आप संविधान में कहीं वक्फ बोर्ड की कोई वो दिखा दीजिए, कहीं पे भी वक्फ बोर्ड का लिखा हुआ जो बाबा भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया था संविधान, उसमें वक्फ का कहीं पे भी नाम दिखा दीजिए। वक्फ आया, लेकिन वक्फ नेहरू लाए, वक्फ गांधी परिवार लाए। वक्फ सिर्फ इसलिए आया था कि वक्फ के द्वारा इस देश की संपत्तियों का बंटरबांट किया जाए, इस देश की संपत्तियों पर मुगल शासक, इस्लामिक शासक बढ़ाया जाए और हिंदुओं का प्रभुत्व कम किया जाए। क्योंकि वैसे भी यह हिंदुस्तान था, हिंदुस्तान से हिंदुस्तान बना, हिंदुस्तान से कब इस्लामीकरण हो गया किसी को कुछ नहीं पता। कभी कभी लगता है कि दे दी हमें आज़ादी, कभी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, जितने लोग थे, ये लोग लड़ाई लड़ते लड़ते मर गए और एक डील हुई। वो डील ऐसी थी, मैं नहीं कहूँगा कौन सी डील थी, वो डील ऐसी थी जिस डील में ये हुआ कि चल तेरा मुसलमान उस तरफ, हिंदू इस तरफ, और उसके बाद
हिंदुओं में भी मुसलमान जाएंगे और मुसलमान एक देश बच जाएगा। और खेला हुआ और डील हुई, इसीलिए कहते हैं दे दी हमें आज़ाद बिना खटक बिना डाल। जिसने, और इसमें सबसे अचंभे की बात यह है कि जिसने ये मुद्दा छेड़ा, ये कि मुस्लिम को अलग देश दे दिया जाए, उसमें से ज़्यादातर लोग तो वहाँ गए ही नहीं। उसमें से ज़्यादातर लोग तो वहाँ गए ही नहीं, वो लोग यहीं बैठ गए। उन्होंने धर्म के नाम पर देश का विभाजन तो कर दिया, लेकिन सच्चाई में पाकिस्तान सिर्फ एक तरीके से गिफ्ट में दे दिया गया है। मुस्लिम तो आज भी भारत में हैं और आज भी वैसे ही रह रहे जैसे पहले रह रहे थे। आज हालांकि लोग कहते हैं कि डरा सहमा मुस्लिम है, लेकिन वो डरा सहमा मुस्लिम किस तरीके से हैदराबाद की सड़कों पर सरतन से जुदा के नारे लगाता है, वो डरा सहमा मुस्लिम किस तरीके से दूसरे के भगवान की बेइज्जती करता है, और जब उसकी बात उसके पैगंबर पर टिप्पणी भी कर दी जाए तो सरतन से जुदा के लिए कानून बदलने तक की बात करने लगता है। तो कहीं ना कहीं पे गांधी परिवार ने ये एक एजेंडा, एक प्रोपेगेंडा चलाया सिर्फ भारत देश को लूटने के लिए। जो सोने की चिड़िया थी ना, सोने की चिड़िया को अंग्रेजों ने कम लूटा, अंग्रेजों ने कम लूटा, उसको भारत में ही रह रहे इन लोगों ने लूट लिया। इस सीरीज को हम करेंगे, इसकी सीरीज लाना चाह रहे हैं क्योंकि वक्फ बोर्ड की कहानी को सबके सामने लाना पड़ेगा। अगर दर्शक चाहते हैं तो आप सभी लिखिए कि इसकी सीरीज हम आपको दिखाएं, इसके पर जो सच्चाई है हम रिसर्च लेके आएंगे, आखिर कौन कौन था, क्या वक्फ बोर्ड की कहानियाँ हैं, सारी चीज़ें हम दिखाएंगे। और आप सभी से चाहते हैं कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दीजिए कि क्या इस तरह की चीज़ें एक्सपोज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने जो कुछ किया है वाकई में एक, मैंने कहा ना, सीना 56 इंच का हो जाता है। आखिरी कमेंट मैं भी यही कहना चाहूँगा कि मानना पड़ेगा, बूढ़ा होना चाहिए एक ऐसा कदम उठाने के लिए, जिगरा होना चाहिए एक ऐसा कदम उठाने के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी भी जब आए थे सत्ता में, उसके बाद भी इन लोगों ने वक्फ बोर्ड को कई ऐसे छूट दिए थे, जैसे वक्फ की ज़मीन पर अगर हॉस्पिटल बन रहा हो तो सरकार पैसा देगी, खुद ये मोदी सरकार में। लेकिन उस मोदी सरकार में उसके भी खिलाफ जाके योगी ने जो कदम उठाया है, इस कदम के लिए काबिल तारीफ कदम है और इसके लिए मैं सैल्यूट करता हूँ। ऐसा मुख्यमंत्री होना चाहिए। मुख्यमंत्री ऐसा होना चाहिए। अभी तो पिक्चर शुरू हुई साहब, अभी ट्रेलर भी ढंग से आप लोगों ने देखा है, पिक्चर तो प्रधानमंत्री तक आएगी, प्रधानमंत्री बनने तक आएगी। और खेल जो है वाकई में जो खेल कांग्रेस ने खेला था उसका कहीं ना कहीं खात्मा होते होते टाइम लगेगा। और जो लोग कहते हैं कि बार बार मीडिया चैनल्स कहता है कि नेहरू की गलती, अरे नेहरू ने ऐसी गलती ही की थी कि कितने वर्षों तक नेहरू की गलती ही हम दिखाते रहेंगे। अब बताइए वक्फ बोर्ड को लेकर ही अब आप कहिए कि इसमें मोदी की गलती है, मोदी के कारण हुआ है, तो हम कैसे करें? क्योंकि इतने इतिहास में इतनी गलतियां हैं, इतिहास को अगर सुधारने के हम निकले ना तो पूरा इतिहास ही बदल दिया जाएगा, नया इतिहास लिखना पड़ेगा। और ये सच्चाई है, इतिहास अपने हिसाब से लिखा गया है और इतिहास की सच्चाई को बदलना ज़रूरी भी है। जिन लोगों को मिर्च लगती है, जिन लोगों को कड़वा लगता है, तीखा लगता है, जो भी लगता है लगे, सच्चाई कड़वी होती है, सभी को मालूम है। और ये कड़वा दवा है जो हिंदुस्तान को लेना पड़ेगा। इसमें कुछ दर्द भी होगा, कुछ अपने से जुदा होंगे, लेकिन इस जुदा के चक्कर में देश, राष्ट्र सर्वोपरि है। और राष्ट्र सर्वोपरि में, राष्ट्र हित में, हिंदुत्व के हित में जो भी होना चाहिए मुझे लगता है करना चाहिए। बने रहिए ओनली न्यूज़ नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।